केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज झारखंड दौरे पर है और झारखंड की राजधानी रांची में उनका कई कार्यक्रम आज चल रहा है। आपको बता दें कि इसी दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की जमकर तारीफें की। उन्होंने कहा कि मोदी हीरो हैं और राहुल गांधी जीरो हैं। मौके पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। झारखंड के दौरे पर एज ए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एमओएस के नाते और नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ आरबीआई के नाते मैं आज यहाँ रांची में आया हूँ। और ये स्टेट जो है स्टेट ट्राइबल बहुल एरिया का स्टेट है। यहाँ कम से कम 26% से ज्यादा लोग ट्राइबल रहते हैं और शेड्यूल कास्ट के लोग 13% की तरह है। तो इस स्टेट के बारे में हमें बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है और इस स्टेट के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और पहले पूरा झारखंड अभी जो बना है वो पूरा बिहार में था, लेकिन अनेक लोगों ने, यहाँ रहने वाले सभी लोगों ने अलग झारखंड के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब 1998 में प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने 3 स्टेट बनाए थे, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था, यूपी से उत्तराखंड बना था और बिहार से झारखंड बना था। तो ये स्टेट बनाने में मतलब शिबू सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये सरकार ट्राइबल कम्युनिटी को, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, ओबीसी कम्युनिटी को, इतना ही नहीं तो सभी माइनॉरिटीज हो या जनरल कैटेगरी के लोग हो, सबका साथ सबका विकास की भूमिका नरेंद्र मोदी सरकार की है। और मैं नरेंद्र मोदी जी के सरकार में तीसरी बार मैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का मैं एमओएस हूँ। वैसा मेरी पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सपोर्ट से 2014 के चुनाव में मैं बीजेपी के साथ में आया था। उसके पहले मैं 3 बार लोकसभा में मैं मेंबर था और तब मैं कांग्रेस पार्टी के अलायंस में था, लेकिन 2014 में मैं बीजेपी के साथ आया। लेकिन मुझे याद है कि जब 2004 में जब यूपी की सरकार बनी थी तो यूपी की सरकार में शिबू सोरेन जी ये भी वहाँ मंत्री थे, कोयला मंत्री या और उनका डिपार्टमेंट था। तब से मेरे उनके साथ बहुत ही नजदीकी संबंध थे। मैं शेड्यूल कास्ट से था, वो शेड्यूल ट्राइब से थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए संविधान में मतलब उनको न्याय देने की भूमिका रखी है। जो भी भारत का नागरिक है उसको उनका अधिकार मिलना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान ये संवैधानिक हक है, अधिकार है और हर आदमी को वो अधिकार देने की जिम्मेदारी जो भी सत्ता में आते हैं उन्होंने उनको देने की आवश्यकता है। तो जिस तरह कांग्रेस पार्टी के राज में भी काम चलता था, लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी का भी अनुभव है कि मैं उनके साथ भी मैं रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के टाइम पर सोचकर निर्णय नहीं होते थे। डेवलपमेंट जितना गतिज होना चाहिए उतना नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था ऐसा हम नहीं बोलते हैं, लेकिन सोचकर निर्णय नहीं होते थे। लेकिन जब मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ में आया तो 2014 से मैं देख रहा हूँ कि देश का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। करप्शन को रोकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और कांग्रेस पार्टी के टाइम पर 2G कैप्टन घोटाला है, कोयला घोटाला है और कॉमनवेल्थ घोटाला है, या ऐसे अनेक घोटाले
नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के सामने रखे कि भाई कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। और राजीव गांधी बोलते थे कि जो हम 100 रुपया जब मंजूर करते हैं उसमें से 15 पैसा ही नीचे जाता है। मतलब 85% नीचे पैसे नहीं पहुंचते हैं। तो उस वक्त का करप्शन काफी तेजी से चलता था। अभी जब से हमारी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, एनडीए सरकार आई है, एक तो पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 2014 में 282 सीटें मिली। पहली बार। बहुत सालों से अलायंस की सरकारें थी, कभी यूपीए की सरकार थी, कभी एनडीए की सरकार थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पर बीजेपी को 182 सीटें मिली थी। और तब जॉर्ज फर्नांडिस, उसके साथ साथ नीतीश कुमार है, नवीन पटनायक है, ममता बनर्जी है, शरद यादव है, या डीएमके है, ऐसी अनेक पार्टियां जो है, ये पार्टियां एनडीए में थी। और अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो मुझे लगता है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, विचारधारा थोड़ी अलग अलग हर पार्टी की हो सकती है, लेकिन कॉमन एजेंडे पर एनडीए के अनेक नेता एक साथ आए। तो मुझे लगता है कि आज नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर रोड का डेवलपमेंट है, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। कम से कम 51 करोड़ लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। मेरे पास आंकड़े हैं जो हमारी सरकार जब से आई है, तो 2014 में ये प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई, और जिन्होंने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा था, तो ऐसे लोगों के अकाउंट बैंक में खुले। और अभी तक 57 करोड़ 3,10,000 57 करोड़ 3,10,000 इतने अकाउंट ऑल इंडिया में बैंक में खुले। और झारखंड में 2 करोड़ 2,71,000 2 करोड़ 2,71,000 इतने अकाउंट झारखंड में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक पैसा देने की स्कीम है कि बैंक से पैसा लेने के लिए कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है। तो इजी लोन मिलने का एक स्कीम नरेंद्र मोदी जी ने लाया, और उसे छोटा मोटा धंधा करने वाले जो लोग हैं, तो वो 2015 में योजना शुरू हुई, और अभी तक 56 करोड़ 31 लाख 90,000 56 करोड़ 31 लाख 80,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। और अभी अभी मोदी साहब ने अनाउंस किया, अभी मतलब अभी सरकार जब अभी आई 2024 में, तो इसका दायरा बढ़ाकर 20 लाख किया है। 50,000 से लेकर 20 लाख तक लोन मिलेगा। और झारखंड में अभी तक 1 करोड़ 65 लाख 16,000 1 करोड़ 65 लाख 16,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है गैस सिलेंडर की, तो पूरे देश भर में योजना 16 में शुरू हुई 2016 में, और अभी तक 10 करोड़ 43 लाख गैस कनेक्शन अलॉट किए गए पूरे देश भर में। और झारखंड में 39 लाख 90,000 इतने गैस कनेक्शन मतलब यहाँ दे दिए है। तो और अभी तक मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मकान मिले, और अभी 3 करोड़ मकानों की अनाउंसमेंट मोदी साहब ने की है, उसके लिए बजट भी अलॉट किया है। और ग्रामीण हाउसिंग योजना है और शहरी योजना भी उसमें है।
तो वो भी मतलब योजना है। तो जो मतलब लेकिन अभी मेरे पास रूरल के आंकड़े नहीं है, लेकिन जो अर्बन के आंकड़े में मेरे पास है कि झारखंड में 1,65,000 इतने मकान यहाँ अलॉट हुए अभी तक। दूसरा जो है ये अपना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना जो है, तो इस योजना के अंतर्गत अभी तक पूरे देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हुआ है। और ये स्कीम ऐसी है कि एक फैमिली को एक साल में 5 लाख रुपए देने की स्कीम है। जो वो कार्ड निकालेगा, अपना नाम डालेगा, तो हर साल में 5 लाख रुपए देने की स्कीम आयुष्मान भारत योजना है। और यहाँ मतलब इसका इस झारखंड में अभी तक 27,61,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। तो मतलब यहाँ हमारी सरकार नहीं है, इसीलिए हम यहाँ कोई पैसा नहीं भेजते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेमंत सोरेन जी हमारे अच्छे मित्र है, उनके पिताजी के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। और हेमंत सोरेन जी तो मतलब यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी स्कीम होगी वो स्कीम तो मतलब यहाँ जो है ये स्कीम के लिए पैसा ऑटोमेटिकली आता ही है, जो हमने योजना बताई है। और दूसरा एक है कि मैं यहाँ मैथल डैम आया था। मैथल डैम में जहाँ अपना ये दामोदर वैली कारपोरेशन जो है उसका कलकत्ता में ऑफिस है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुत बार यहाँ आए थे, मैथल डैम में आए थे, और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये डैम बनाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया था। और बाबा साहब ने बताया था कि ऐसे डैम की आवश्यकता है, डैम बनेंगे तो वह बिजली का निर्माण भी होगा, उस पानी पीने के लिए, आदमी के लिए, जानवरों के लिए, पंछी के लिए, खेत के लिए उस पानी का उपयोग होगा। तो इसी तरह डैम की कल्पना भी बाबा साहब ने बताई थी, और नदी जोड़ने का प्रोग्राम बाबा साहब ने उस टाइम पर बताया था। उन्होंने उसके लिए आर्टिकल भी लिखे, किताब भी लिखे है। और बाबा साहब का कहना था कि देश में कभी सूखा होता है, कभी ज्यादा बारिश होती है, तो जहाँ ज्यादा बारिश होती है वो पानी, नदी का पानी जब एकदम ज्यादा आता है, उससे फसल का नुकसान होता है, मकान का नुकसान होता है, आदमी बह कर जाते हैं। तो वो पानी अगर ज्यादा बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली जहाँ कम बारिश हुआ है उस दूसरे नदी में वो पानी जाएगा, फिर ये भी नुकसान नहीं होगा। और समुद्र में जाने वाला पानी जो है वो अपने पास ही रहेगा, तो उसका फायदा मतलब जहाँ सूखा होता है वहाँ भी एग्रीकल्चर अच्छा होगा। तो ये बाबा साहब की कल्पना थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जमाने में नदी जोड़ने के प्रोग्राम तो ध्यान नहीं दिया है। अभी हमारी सरकार ये आने के बाद, एनडीए सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट को पूरा सहयोग देने का निर्णय लिया है, और नदी जोड़ने के प्रोग्राम के लिए बहुत सारा पैसा एक्सपेंडिचर करने का हमारी सरकार का प्रयत्न है। तो इसीलिए मतलब ये झारखंड जो हमारा दामोदर वैली है, ये झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर ये पूरे डैम है। तो सर ठीक बात है। तो मैं वहाँ आया था, और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू का इनॉग्रेशन भी हुआ था 3 साल पहले, हाँ 2 साल पहले। और वहाँ बाबा साहब के प्रतिमा का इनॉग्रेशन मेरे हाथ से हुआ था। मुझे वहाँ दामोदर वैली कारपोरेशन ने बुलाया था, और हमने मांग किया था कि बाबा साहब का स्टैचू उधर होना चाहिए। लेकिन और भी हमारी मांग ऐसे, वो ऑफिस में तो स्टैचू लगाया है, लेकिन हमने ये सुझाव दिया था कि जो जहाँ डैम है तो वहाँ सामने जो पहाड़ है, यहाँ से हम जाते हैं तो पहाड़ ऐसा सामने है, तो टापू है सर, हाँ टापू है, तो वहाँ
बाबा साहब का स्टैचू बिठाने का आश्वासन दामोदर वैली ने दिया था, तो ऑफिस में तो बिठाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां भी वो बाबा साहब का बड़ा स्टैचू जो ब्रॉन्ज का होता है, ऐसा स्टैचू बिठाने की मांग आज भी हमारी है। मैं दामोदर वैली कारपोरेशन के मैं संपर्क में हूँ, और वहाँ जो पावर मिनिस्ट्री है, पावर मिनिस्ट्री के साथ भी मैं संपर्क करके वहाँ एक बड़ा बाबा साहब का स्टैचू होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के माध्यम से मतलब वो स्टैचू वहाँ वो डैम बने हैं। उसी तरह मतलब अभी हमारी कोशिश है कि मैं कई सालों से इधर आ रहा हूँ, लेकिन मेरी पार्टी इतनी जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। वैसी मेरी पार्टी बिलोंग करती है महाराष्ट्र से, लेकिन देश के 28 राज्यों में मेरी पार्टी का यूनिट है, मतलब वो इलेक्शन लड़ने तक हम इतने ताकतवर आज नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता मेरे साथ सभी जाति के, ट्राइबल के है, एससी के है, जनरल के, ओबीसी के है, लेकिन पार्टी हमारी इतनी स्ट्रांग होती नहीं जा रही है। लेकिन अभी एक अच्छा एक हमको आदमी मिला है कि हमारे शिव उरांव जो है, उरांव जी है, जो मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के है, और पहले कौन सी पार्टी में थे? कांग्रेस में था, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के वो पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने मतलब पार्टी में आने का निर्णय लिया है, और इसीलिए वो दिल्ली में 2-3 बार मेरे साथ उनकी बातचीत हुई, और आज मैं उनके नेतृत्व में जो कमेटी में घोषित करने जा रहा हूँ। हमारा प्रदेश के अध्यक्ष पद पर आपको सबको एक कॉपी दी जाएगी। झारखंड प्रदेश जो कमेटी है उसमें मतलब शिव उरांव ये प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। महिला अध्यक्ष श्रीमती पूनम सिंह है, उपाध्यक्ष सिकंदर उरांव है, दूसरे उपाध्यक्ष संजय राणा, महासचिव देवी दयाल मुंडा, मुख्य प्रवक्ता रामपाल सिंह, सचिव राजेश उरांव, दूसरे सचिव अजित कुमार रवि, सचिव कुलदीप टोपो, दूसरे सचिव उपेंद्र कुमार साहू, सचिव लालचंद रजक, कोषाध्यक्ष प्रदीप हुजूर, मुख्य प्रवक्ता से रामपाल सिंह, मीडिया प्रभारी शक्ति प्रसाद गुप्ता ये है, और एक कार्यकारिणी सदस्य है राम गुलाम महतो, प्रवीण गो, प्रदीप तिवारी, मुन्ना लोहरा, चमन राय गंजू, अरविंद लोहरा, प्रशांत शर्मा, राजेश पासवान, उमेश सोनी, सुबोध साहू, मुकेश प्रसाद, प्रदीप मरांडी, अयूब अंसारी, दीपक कुमार राणा, श्री मुरारी तिवारी, वैसे नाम है। तो मतलब हमारी पार्टी यहाँ थोड़ी जो स्ट्रांग करने का हमारा प्रयत्न है। और तू बोल, सबके नाम बोल, कौन कौन है बोल, मेरा नाम बोल रहा जी। मेरा नाम हो गया चंदन शर्मा, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का झारखंड प्रभारी हूँ। ये हमारे विजय प्रसाद गुप्ता जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। ये हमारे शिव राव जी हैं, जो भी निर्माण का हुआ है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। ये राष्ट्रीय सचिव है महिला की। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ महिला विंग की, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मैडम हो गए जो अध्यक्ष के लिए महिला अध्यक्ष। उपाध्यक्ष सिकंदर राव जी हुए, देवी दयाल मुंडा जी हैं, यही है देवी दयाल मुंडा जी हैं जो हमारे प्रदेश के महासचिव हुए। और आज का जो एडवोकेट भी है, और आज का जो मुख्य जो आज मंत्री जी का आगमन हुआ है, जो एचईसी का जो ग्राउंड है ओल्ड विधानसभा के पास, वहाँ एक झारखंड नव निर्माण रैली का आयोजन किया गया है, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष शिवराज जी का। ये प्रोजेक्ट है नदी जोड़ने का प्लान, क्या प्रधानमंत्री जी का टारगेट है नदी जोड़ने को लेकर। तो झारखंड में कुछ प्लान है कि नदी को जोड़ा जाए, किस नदी को कैसे जोड़ना चाहिए? उसका जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जो उसका प्लान तो बना रहे। अभी मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन हर स्टेट में नदी जोड़ने का प्रोग्राम हमें करना है, और नदी जोड़ने के साथ साथ लोगों को भी हमको जोड़ना है। मतलब नदी जोड़ने का प्रोग्राम अगर सफल हो जाएगा तो मुझे लगता है कि और भी देश में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, किसानों को उसका और भी ज्यादा
फायदा होगा। और इसीलिए मतलब नदी जोड़ने के प्रोग्राम के तरफ ज्यादा ध्यान देने का हमारा जरूर प्रयत्न है। और उसमें झारखंड भी है ही, मतलब झारखंड हर राज्य के लिए नदी जोड़ने का प्रोग्राम का प्लान है। चलिए रामदास अठावले जी, आपके मुंबई में 2 स्टेट का, बिहार और झारखंड का भवन का निर्माण बनने का प्रोजेक्ट हुआ, 21 का कैबिनेट में पास हुआ और झारखंड के कैबिनेट, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि वहाँ हमारे यहाँ मीरा भाईंदर में और मुंबई के कई इलाकों में झारखंड के लोग, झारखंडी भी बोलते हैं वहाँ, झारखंड के लोग बहुत बड़ी संख्या में है। तो मुझे लगता है कि वहाँ झारखंड का भवन बनना चाहिए और बिहार का भवन बनने के लिए भी जगह अभी दीजिए है। तो मुझे लगता है कि भाई कुछ लोग, राज ठाकरे जैसे लोग उसका विरोध करते रहते हैं, लेकिन मराठी के ऊपर अपना प्रेम तो होना ही चाहिए। जिस तरह हिंदी भाषा का प्रेम अपनी हिंदी पर होता है, उसी तरह मराठी भाषा बोलने वालों का मराठी पर प्रेम होना ही चाहिए। लेकिन मुंबई सिटी ऐसी है वो देश की आर्थिक राजधानी है और वहाँ आने वाले हर आदमी को वहाँ पेट भरने का मौका मिलता है, बिजनेस करने का मौका मिलता है। तो वहाँ लोग आते हैं उनको, तो इसीलिए पूरे मराठी लोगों ने ही उनके ऊपर प्यार किया है। लेकिन कुछ लोग, राज ठाकरे जैसे लोग हैं कि वो मराठी के मुद्दे पर दूसरे लोगों का विरोध करते हैं। तो ऐसा विरोध करना लोकतंत्र के खिलाफ है। और वहाँ मुंबई में बिहार भवन बनेगा, झारखंड भवन बनेगा, और कोई इसका विरोध करेंगे तो उसका विरोध करने के लिए मेरी पार्टी मैदान में खड़ी होगी। मैंने बहुत बार हिंदी भाषी लोगों का सपोर्ट किया है और इसीलिए मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो संविधान मंजूर नहीं होगा तो उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है, चाहेगा कोई भी हो। संविधान को मानना होगा और ऐसा कोई कानून नहीं है कि भाई यहाँ का आदमी वहां नहीं रह सकता है। अभी हमारे महाराष्ट्र के 4 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं। हमारे महाराष्ट्र के मराठी लोग, जो सोना वितरने वाले जो लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी टेक्निक उनके पास है। तो पूरे देश भर में हमारे मराठी लोग मतलब हर जगह पर है और भी धंधा पाने के लिए है। तो ऐसा विरोध करना ये लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। मराठी के लिए आप संघर्ष करो, उसके लिए हमारा विरोध नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों का विरोध करना ये ठीक नहीं है। और हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, मराठी भाषा हमारी मातृभाषा है, तो मराठी पर हमारा प्रेम होना ही चाहिए। लेकिन राज ठाकरे जी के सभा के लिए तो लोग बहुत ज्यादा होते हैं, मीडिया भी उनको बहुत बड़ी पब्लिसिटी देते हैं, लेकिन उनके लोग ज्यादा चुनकर आते नहीं है। अभी उनके 6 लोग चुनकर आए हैं, वो भी उद्धव ठाकरे के कारण वो चुनकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी भूमिका लेना ठीक नहीं है। राज ठाकरे एक अच्छा वो वक्ता है, उन्होंने अच्छे के लिए काम करना चाहिए, काम बिगाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र की बदनामी होगी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा स्टैंड नहीं लेना चाहिए। मराठी बोलो नहीं तो मैं थप्पड़ मारूंगा, इसी तरह की भूमिका लेना ठीक नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मुंबई में रहने वाले जो नॉन मराठी लोग हैं, उसमें से 80% लोग मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं, 80% लोग मराठी बोलते हैं। लेकिन मुंबई ऐसी है कि वहाँ हिंदी चलती है, मराठी तो है ही है वहाँ, लेकिन हिंदी चलती है। जिस तरह आप साउथ इंडिया में जाओगे तो साउथ इंडिया में लोकल भाषा मतलब उनको आनी चाहिए, नहीं तो धंधा पानी नहीं कर सकते। तो मुंबई ऐसा शहर है कि मराठी हमारी देवनागरी है, हिंदी की देवनागरी है और मतलब इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा स्टैंड लेने के लिए हमारा विरोध है। तो आपने जो सवाल पूछा है कि मुंबई में झारखंड भवन भी बनेगा, जिस तरह हमारा महाराष्ट्र भवन अनेक जगह पर है, कलकत्ता में महाराष्ट्र भवन है, अनेक जगह पर महाराष्ट्र मंडल है, हर स्टेट में महाराष्ट्र मंडल है और उन लोगों ने वहाँ अपना छोटा मोटा भवन बनाया है, गेस्ट हाउस बनाया है। तो मुझे लगता है कि मुंबई में आने वाले जो बिजनेसमैन है, झारखंड के बिजनेसमैन है, बिहार के बिजनेसमैन है, उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए अगर वहाँ भवन बनता है तो इसका विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कितना भी कोई विरोध करेंगे लेकिन वहाँ बिहार भवन, झारखंड का भवन होगा और उसको मेरी पार्टी का पूरा सपोर्ट रहेगा। अठावे जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है,
राज्य के ओबीसी छात्रों के छात्रवृत्ति का पैसे को लेकर अभी चमरा लिंडा जो यहाँ के विभागीय मंत्री हैं उन्होंने आपसे मुलाकात भी की थी, क्या पेच है सर? यहाँ के जो ओबीसी मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात आपकी हुई, यहाँ जो स्कॉलरशिप है स्टूडेंट उसका पैसा नहीं जा पा रहा है आपके तरफ से? हाँ, तो जो अभी अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत हुई तो अधिकारी ने बताया कि अभी तक वो स्कॉलरशिप आई नहीं, तो मैंने अभी अभी मंत्रालय से बात की है और मंत्रालय ने बताया कि भाई वो स्कॉलरशिप रिलीज हुई है, क्योंकि झारखंड के जो हमारे मिनिस्टर है मुझे मंत्रालय में मिले थे दिल्ली में, उनके साथ मेरी बातचीत भी हुई थी, उनके सामने मैंने अधिकारियों को आदेश दिया था, सूचना दी थी। ओबीसी की जो स्कॉलरशिप पेंडिंग है तो मंजूर हुई है ऐसा उन्होंने बताया है और बहुत जल्द ही वो स्कॉलरशिप इधर आएगी ऐसा उन्होंने बताया है। तो बैठक की अधिकारियों से बैठक हाँ? अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे आप थोड़ी देर पहले, आपका क्या निर्देश होगा? क्या जो विभाग को लेकर अभी आपने बैठक किया है, अपने विभागों से संबंधित अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं, ये पूछ रहे हैं। अब तो अधिकारियों से मेरी बात हुई कि भाई यहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी दिव्यांगजन ये मेरा मंत्रालय है, उनके लिए मतलब जो भी भारत सरकार की योजनाएं है उस योजनाएं यहाँ तक आने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस तरह एक ओल्ड एज होम की स्कीम हमारे मंत्रालय की है, तो हर जिले में एक ओल्ड एज होम देने का हमारा सरकार का प्रयत्न है। तो ऐसे एनजीओ के प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से हमारे पास आएगी तो हम मतलब वो ये मतलब जो ओल्ड एज होम है ये ओल्ड एज होम उनको दे सकते हैं। तो यहाँ मतलब जिस तरह यहाँ ओल्ड एज होम 22 है यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट के में चलते हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक भी इधर नहीं है, लेकिन यहाँ जो प्रस्ताव आता नहीं तो हम नहीं दे सकते। तो यहाँ जो प्रस्ताव भेजो ऐसा हमने बताया है। यहाँ जो दिव्यांगजन लोग हैं उनको कम से कम 3,35,000 दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती है, ये भी मतलब अधिकारियों ने हमको बताया है। और यहाँ जो एक गवर्नमेंट के जो रेसिडेंशियल स्कूल है ये एससी के लिए 23 है, ओबीसी के लिए 4 है, एसटी के लिए भी मतलब ये है, तो उन्होंने बताया। तो अधिकारियों को मैंने बताया है कि भाई अधिकारियों ने बहुत एक्टिव रहना चाहिए और जो हमारे भारत सरकार की स्कीम है उसका भी स्टडी आपके पास होना चाहिए। तो जो हमारी भारत सरकार की योजना स्टेट के लिए है, हमारा नशा मुक्ति के केंद्र है, हमारा चलता है नशा मुक्त भारत अभियान हमने शुरू किया है। और नशा से अभी एक न्यूज हमने पढ़ी, एक विधवा हमारी महिला है और उनके 6 बच्चे थे और वो पूरे ड्रग लेते थे, तो एक एक करके वो 6 के 6 मर गए। अब एक साथ नहीं, लेकिन ड्रग लेने वाले इतने थे कि कुछ जो स्टूडेंट है वो नौजवान है, लोग नशा से मुक्त हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नशा मुक्त भारत अभियान का हमारे मंत्रालय का प्रयत्न है और करोड़ों लोगों को नशा से मुक्त करने के लिए हमने प्रयत्न भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी नशा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्कूल में, कॉलेजों में, स्कूल में नहीं लेकिन कॉलेजों में ज्यादा इसका प्रमाण दिखाई देता है। फिल्म इंडस्ट्री में भी मतलब ड्रग्स लेने वाले लोगों की संख्या ज्यादा दिखाई दे देती है। तो उस पर वैसी कानून से पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका स्मगलिंग होता है, होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए नशा मुक्त भारत अभियान की हमारे मंत्रालय का प्रयत्न है। मेरे मंत्रालय का बजट इस साल का अभी तो नया बजट आएगा फरवरी को, लेकिन 25-26 का मेरे मंत्रालय का बजट 1,58,474 करोड़ का था मतलब है अभी, और वो कम से कम 24 मंत्रालय के लिए हो जाता है। तो 24 मंत्रालय को जाएगा तो हर स्टेट के लिए पैसा आता है। और मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट, DNT, OBC, दिव्यांगजन, सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर और अनाथ, कितने लोगों की संख्या मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
और ये पॉपुलेशन कम से कम 80% तक मेरे मंत्रालय का पॉपुलेशन मेरे मंत्रालय का आता है। तो हमारा प्रयत्न है कि भाई समाज में एकता पैदा करने के लिए भी हमारा मंत्रालय प्रयत्न करता है। अनेक कलाकारों को, अनेक लोगों को हम मदद भी करते हैं और गांव-गांव में जाकर समाज में किसी एकता पैदा हो इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। हम इंटरकास्ट के लिए भी पैसा देते हैं। हमारे मंत्रालय में अभी